जुलाई 2022 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और उसमें जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं प्रेसिडेंट बनी। आर्टिकल 62 के अनुसार जो करंट प्रेसिडेंट है उनके टर्म्स को एक्सपायर होने से पहले ही नया प्रेसिडेंट को चुन लिया जाना चाहिए। और अ, द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी और अबाउट 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और प्रेसिडेंट नंबर मतलब इलेक्शन 16 था लेकिन प्रेसिडेंट है 15वीं प्रेसिडेंट है। अ, वो एनडीए कैंडिडेट थी और उनके रनर अप यशवंत सिन्हा यूपीए के कैंडिडेट थे। शेड्यूल ऑफ इलेक्शन के क्या था 15 जून 2022। मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज होता है इज मेड अप ऑफ। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें कौन कौन मतलब शामिल होते हैं? राज्यसभा लोकसभा के एमपी और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है यानी विधानसभा, राज्य का विधानसभा और यूनियन टेरिटरी का जो विधान सभा होता है उसके जो एमएलए होते हैं इलेक्टेड वो मेंबर होते हैं। वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं और वही वोट करते हैं। और आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3 of the constitution provide that the election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot। तो आर्टिकल जो 55 सब क्लॉज 3 है उसमें ये मेंशन है कि जो वोटिंग सिस्टम होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग होता है। और ये सीक्रेट बैलेट मतलब ये जो इलेक्शन है उसमें मतलब ऐसे ओपन एंडेड नहीं होता है कि कोई सीक्रेट बैलेट होता है कि आप जाइए वोट कीजिए और किसी को पता नहीं चलेगा। लाइक इस पे बहुत सारे डिबेट हो गए थे कि ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट। तो ये सीक्रेट बैलेट इलेक्शन का प्रावधान है क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी कि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सीक्रेट बैलेट है। तो इलेक्शंस को प्रोसीजर को सीक्रेट बैलेट में ही फॉलो करना चाहिए। और सिंगल प्रोपोर्शनल जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एमएलए होता है एमपी होता है तो वो वोट करने जब जाता है ना तो उसमें कई सारे मतलब वो होते हैं जैसे जो मेंबर्स होते हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं उनके नाम होते हैं और प्रेफरेंसेस आपको भरना होती कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस पे आप किसे देखते हो, सेकंड पे थे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो इस तरह होता है जब काउंटिंग होती है तो उसमें क्या होता है पहले फर्स्ट प्रेफरेंसेस में कि कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंसेस वाले लोगों को वोट किया है उनको काउंटिंग होती है। और मान लीजिए अगर मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो वो सेकंड प्रेफरेंस कि लोगों ने किसको सेकंड प्रेफरेंस ज्यादा दिया है उसको काउंट करते हैं। तो ऐसे में वीवी गिरी जो थे उनको सेकंड जो प्रेफरेंसेस था उसके बिहाफ पर प्रेसिडेंट बनाया गया था। और ये सिस्टम अमेरिका वगैरह में ज्यादा फॉलो किया जाता है, वहां पे फॉलो। टू विन द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 50% ऑफ द टोटल वोट प्लस वोट कास्ट +1। यही 50% ऑफ द टोटल वोट ऑफ कास्ट +1। ये अगर यही अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में 50% ऑफ द टोटल वोट कास्ट किसी को नहीं गेन कर पाया है तो सेकंड प्रेफरेंस में काउंट किया जाता है। 16 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस और 16वीं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जगदीप धनखड़ को 15वीं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में ये पॉइंट कर सकते हैं कि देखिए 15वीं मतलब जो द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं जो है प्रेसिडेंट है और 16 लोकसभा इलेक्शन में। और वाइस प्रेसिडेंट में 16 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन था और जगदीप धनखड़ जी 14वीं वाइस प्रेसिडेंट है और इन्होंने वेंकैया नायडू को रिप्लेस किया। और इनका टर्म जो कि 10 अगस्त 2022 को कंप्लीट हुआ। और एज पर आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपी होते हैं वही वोट करते हैं, उसमें विधानसभा के एमएलए नहीं करते। विधानसभा के एमएलए सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। और ये आर्टिकल 66 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 66 में मेंशन है
कि कौन इलेक्टोरल कॉलेज होगा वाइस प्रेसिडेंट का। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर वीपी इलेक्शन इज 1। लाइक वाइस जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें वैल्यू ऑफ वोट जो होते हैं वो कुछ फॉर्मूला होता है कि एमएलए के वैल्यू ऑफ वोट अलग होता है और एमपीस का जो वैल्यू ऑफ वोट अलग होता है। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए उसके बाद डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 1000, उसका एक फॉर्मूला होता है। बट जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें इक्वल होता है, 1 होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि सारे एमपीज वोट करते हैं तो उनका एमपीज का इक्वल वोटिंग का वैल्यू होता है। और उधर एमएलए भी वोट करते हैं तो एमपीज के वैल्यू जो वोटिंग वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ वोट का वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है दैन एमएलए। नॉर्मल सी बात है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम इन वाराणसी, इसमें क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज 3 days समिट ऑन हायर एजुकेशन from 7 to 9 July in Varanasi. The highest higher education summit was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. अखिल भारतीय सिंपल सा फैक्टर्स में अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ वाराणसी में 7 से 9 जुलाई 2022 के बीच में, और इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अभी ये इसके बारे में हायर एजुकेशन समिट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिविया है, इंफॉर्मेशन है। जैसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसके एसोसिएशन से? यूजीसी होती है और वीएचयू। और ऑर्गेनाइज एट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो अभी जो इंडिया और जापान ने इन्वेस्ट किया, इंडिया और जापान के सहयोग से एक फ्रेंडशिप कॉपरेशन के थ्रू रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है वाराणसी सिगरा में। तो वहीं पे ऑर्गेनाइज हुआ है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। और टाइमलाइन क्या था? 7 से 9 जुलाई था। सॉरी जुकाम है थोड़ा। ऑफिशियल नेम क्या है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम। पर्पज क्या है? डिस्कस ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उस पर डिस्कस करना, उस पर ही जो है ये पर्पज था। और यहाँ पे देखो रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, और इसके बारे में है कब से फंक्शनल है? ये मई 2021 से। लोकेटेड कहाँ है? वाराणसी। बिल्ड बाय इंडो जापान कॉपरेशन। फंक्शन एट मेजर सेंटर फॉर कल्चर एंड मॉडर्न गैदरिंग तमिल संगम। इसमें क्या हुआ? तमिल संगमन में जो है एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव एंड टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द मंथ लॉन्ग काशी तमिल समागम। इसमें संगमन लिखा है, वो समागम बोलते थे। संगमम इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। काशी तमिल संगम कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और काशी तमिल संगमम celebrate many aspects of the historical and civilizational connection between India's north and south। तमिल समागम यहाँ पे होना चाहिए, समागम था लेकिन यहाँ पे संगमम लिखा है, तो तमिल में संगमम होगा। और ये हुआ था उत्तर प्रदेश काशी में, वाराणसी में। लेजिस्लेटिव इलेक्शन इन असेंबली इलेक्शन 5 स्टेट में हुआ था। कहाँ का? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब, गोवा एंड मणिपुर में। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि 18th लेजिस्लेटिव इलेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश वर हेल्ड इन 7 phases। और बिगनिंग फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड मूविंग टू ईस्ट। वही ऐसे ही होता है ना, पहले वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से होके सेंट्रल फिर ईस्टर्न तक जाता है, विशेष इसी तरह होता है। और वहां पे एमपीज की सीट क्या है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की 80 है, और लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा की कितनी सीट है? 403 है। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे लेजिस्लेटिव में रिजर्व सीट कितनी है? 84 है। एंड एसटी के लिए कितनी सीट है? एससी के लिए 84, एसटी के लिए 2। और 47 विमेन कैंडिडेट वर सक्सेसफुल। कितनी विमेन जीती? 47। 29 विमेन जो है वोन फॉर भारतीय जनता पार्टी से 29 विमेन जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी अलॉन्ग विद एलाइज वोन 272 सीट। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एलाइज थे उनके साथ उन्होंने 273 सीट जीती थी, और उनको वोट परसेंटेज कितना था? 43.1% था।
अदर फैक्ट, टोटल वोट टर्नआउट कितना था? 60.8%। ये ज्यादा नहीं, कम था, क्योंकि 2017 में 61.1% था। इन अमरोहा डिस्ट्रिक्ट द वोटिंग परसेंटेज ऑफ women वर हाईएस्ट एज कम्पेयर टू men। अमरोहा में सबसे ज्यादा महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था, तो ये फैक्ट है, आ सकता है। उत्तर प्रदेश फाइनल पार्टी वाइज रिजल्ट, टोटल सीट, अपना दल को सोनेलाल जो है 12 सीट मिली, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 255 सीट मिली, और आईएनसी को 2 सीट, राष्ट्रीय लोकदल को 8, समाजवादी पार्टी को 111, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6। और कैबिनेट आया, इसमें कैबिनेट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को, ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर दी गई, केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम और रूरल डेवलपमेंट दिया गया, सूर्य प्रताप शाही को एग्रीकल्चर दिया गया, सुरेश कुमार खन्ना को फाइनेंस, स्वतंत्र देव को वाटर, बेबी रानी मौर्य को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जयवीर सिंह को टूरिज्म एंड कल्चर, नंद गोपाल गुप्ता को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और अनिल राजभर को लेबर मिनिस्ट्री। पंजाब में टोटल वहां के पंजाब लेजिस्लेटिव विधानसभा की 117 सीट है, आपको 92 सीट मिली। और आप विक्ट्री लार्जेस्ट एवर एनी पार्टी सिंस 1966 से, जब से स्टेट बना है तब से सबसे बड़ी विक्ट्री आपकी हुई थी यहाँ पे। और आपका सिक्योर्ड कितनी, 42.01% वोट मिले थे, एंड इंक्रीज ऑफ 18%। आप पंजाब कन्वेयर भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और ओल्डेस्ट पर्सन टू कंटेस्ट द इलेक्शन प्रकाश सिंह बादल 94। उत्तराखंड में सीटें पहले उत्तराखंड में 70 असेंबली सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 47 सीट मिली, और उत्तराखंड का वोटिंग परसेंटेज था 65.4, और 2017 में 65.6। पुष्कर सिंह धामी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। गोवा में वोटर टर्नआउट था 79.61%। गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली है 40 कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट, ये 40 विधानसभा की सीट है, जो एक रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, 33.31% वोट मिला इन गोवा, वाई विनिंग 20 असेंबली सीट, और क्लियर मेजोरिटी के लिए 21 जरूरी है। अग्निपथ डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म, 14/2/2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स अक्रॉस द 3 सर्विसेज, आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स। तो कभी इनवील किया गया इसको? 14 जून 2022 को। तो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स ने सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट करने के लिए recruit will called Agniveer, and this will be a only mode of recruitment other rank in our armed forces। About the Agnipath, अग्निपथ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और किस तारीख को? 14 जून 2022 को। और क्या लॉन्च फॉर? रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर अदर रैंक नॉन कमीशनड ऑफिसर और पर्सनल अदर देन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। व्हाट इज इन अग्निपथ? अग्निपथ में क्या है कि अंडर अग्निपथ स्कीम अराउंड 45,000 to 50,000 सोल्जर्स विल रिक्रूटेड एनुअली। एनुअली कितने? 45 से 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया जाएगा, एंड विल बी डिस्चार्ज ऑन द कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ द सर्विस, और 4 साल के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो मतलब ये शॉर्ट सर्विस में है, शॉर्ट टाइम। एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर 4 ईयर ऑफ सर्विसेज, अग्निवीर विल पेड अ सेवा निधि पैकेज ऑफ 11 लाख। जब 4 साल बाद उनको रिटायर किया जाएगा तो उनको सेवा निधि दिया जाएगा पैकेज 11 लाख का, टू एनेबल देम टू रिटर्न टू द सोसाइटी फॉर परसुइंग एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर। After discharge of them will be able to apply for permanent commission, and up to 25% of them will be granted permanent commission। और अगर उनको जैसे डिस्चार्ज करने के बाद उनको परमानेंट कमीशन के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं वो परमानेंट कमीशन के लिए, और उसमें से 25% को ग्रांट कर दिया जाएगा परमानेंट कमीशन। अग्निवीर आफ्टर दियर डिस्चार्ज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पेंशन ग्रेट्यू, उनको पेंशन वेंशन ग्रेट्यू वगैरह की कोई सर्विसेज नहीं दी जाएगी।
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एज जो है 17.5 ईयर्स होनी चाहिए से 23 साल के बीच में होगी। और अपर एज लिमिट इज रिलैक्स टू 23 ईयर्स फॉर द 2022-23 के लिए ओनली। फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 21-22, दो FSSAI रिलीज द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स एनुअली फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। अबाउट फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 21-22 पब्लिश कब किया गया था, 7 जून 2022 को। और कौन पब्लिश करता, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द फर्स्ट FSAI वाज पब्लिश, पहला कब पब्लिश किया गया था, 2018-19 में, with the aim of creating competition and positive charge in food safety ecosystem in the country। की फाइंडिंग क्या है, तमिलनाडु इज द टॉप रैंकिंग, नंबर 1 पे कौन है, तमिलनाडु। उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। गोवा टॉप रैंकिंग स्टेट अमंग द स्मॉल में क्या है, जो बड़े स्टेट में तमिलनाडु नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे। छोटे स्टेट में गोवा पहले पे, मणिपुर दूसरे पे और सिक्किम तीसरे पे। जम्मू एंड कश्मीर इज द टॉप रैंकिंग यूटी अमंग द यूटीज। जम्मू यूटीज में जम्मू एंड कश्मीर को, फॉलोड बाय दिल्ली एंड चंडीगढ़। स्टेट यूटी विद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग, उत्तराखंड इन लार्ज स्टेट कैटेगरी। सबसे ज्यादा कहाँ इंप्रूवमेंट हुआ, उसके बाद उत्तराखंड, लार्ज स्टेट की कैटेगरी उत्तराखंड में इंप्रूव हुआ, और त्रिपुरा स्मॉल स्टेट में, लद्दाख यूटी की कैटेगरी में। अबाउट द अब FSI के बारे में, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कब किया गया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006, उसकी के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया था, विच कंसोलिडेट वेरियस एक्ट एंड ऑर्डर दैट हैव that to handle food related issues in various ministry and department। और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSAI। स्टेट एनर्जी एंड